चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 11th में हम लोग लेसन 8 पढ़ रहे हैं और उसका अगला टॉपिक है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। जो पिछला हमारा लेक्चर था बच्चों, वहाँ पे हमने वनस्पति कोशिका में पाए जाने वाले लवकों का वर्णन किया था। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। बच्चों, आज हम समझेंगे कि हरित लवक की रचना कैसी होती है, इसके क्या कार्य हैं और ये कहाँ पाया जाता है। तो नाम से पता चल जाएगा, हरित लवक अर्थात वनस्पति के उन भागों में ये अधिकतर पाया जाएगा जो कि हरे होते हैं, जैसे पत्तियां, मुख्य रूप से पर्ण बच्चों, हरे पर्ण। इसके अलावा जो कोमल तने हैं, उसकी जो पर्ण दंड है, पर्ण वृंत है, ठीक है। जब तक ये काष्ठीय नहीं बनते हैं तब तक इनमें हरित लवक पाया जाता है, लेकिन पर्ण में तो ये हमेशा होता है। पर्ण में हरित लवक कहाँ होगा? तो बच्चों, पर्ण में हरित लवक की रचना देखें। पर्ण की हमने रचना पढ़ी थी। ये है अभ्यक्ष वाह्य त्वचा, कर्सर का देखना बच्चों, और ये है अपाक्ष वाह्य त्वचा। इस हाथ को मेरा पर्ण समझिए। ऊपर जो है बच्चों, ये ऊपरी वाह्य त्वचा अथवा अभ्यक्ष वाह्य त्वचा है। नीचे जो है ये निचली वाह्य त्वचा अथवा अपाक्ष वाह्य त्वचा है, और इन दोनों के बीच का जो जगह है उसे पर्ण मध्योतक कहते हैं। और इसी पर्ण मध्योतक में बच्चों देखो, ये हरित लवक लगे, जो आपको हरे रंग के दिखाई दे रहे बच्चों, ये हरित लवक। अब हमको इसकी सेक्शन काटना है और उसको देखना है कि इसके अंदर होता क्या है। उससे पहले हम देखेंगे इसका आकार कैसे होता है, लंबाई क्या होती है, और प्रत्येक कोशिका में संख्या क्या होती है। तो बच्चों, आकार हर कोशिका में और इवन एक कोशिका में भी इनका आकार एक समान नहीं होता। ये लेंस के आकार के हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, या चक्रीय फीते के आकार के हो सकते हैं। लंबाई भी इनकी एक जैसी नहीं होगी। एवरेज जो औसत जो लंबाई है वो है 5 से 10 माइक्रोमीटर, और इसी तरह से चौड़ाई बच्चों है 2 से 4 माइक्रोमीटर। तो न तो इनका आकार समान होता है, न इनकी लंबाई समान है, एग्जैक्ट समान नहीं है। तो संख्या भी बच्चों अलग अलग कोशिका में इनकी संख्या अलग अलग होती है। क्लेबिडोमोनास जैसे हरित शैवाल बच्चों में एक कोशिका में इसकी संख्या 20 से 40 होती है। ठीक है, तो यह स्थान हो गया बच्चों, आकार हो गया, इसका लंबाई होगी और संख्या होगी। अब आप इसकी रचना का देखिए बच्चों, आपकी बुक का डायग्राम है। सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी 2 झिल्लियां हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसकी बाहरी झिल्ली भी लगातार है, कोई फोल्ड नहीं, कोई वलन नहीं है, सीधा है, सीधा ही लगातार है। लेकिन भीतरी झिल्ली जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों, भीतरी झिल्ली ने वलन बनाए, फोल्ड बनाए थे, अंगुली आकार के प्रवर्ध बनाए थे, जिनको आपने क्रिस्टी नाम दिया था। यहाँ पे हरित लवक में बच्चों जो भीतरी झिल्ली है एक लैमेलर सिस्टम बनाती है। ठीक है, इस लैमेलर सिस्टम में बच्चों झिल्ली युक्त, इसमें भी झिल्ली है, झिल्ली युक्त थैली जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ग्रेनम कहते हैं। ये देखिए,
अभी ग्रेनम ऐसे हैं जैसे आप इमेजिन कीजिए, मैंने आपको सिक्के दे दिए, 50-60 सिक्के दे दिए, वापस भी करने हैं भाई, दे दिए मतलब रखना नहीं है। अब उन सिक्कों में क्या करना है बच्चों, इन सिक्कों को आप एक के ऊपर एक रखो, एक थप्पी बना दो। जो थप्पी बनी है उसे ग्रेनम कहते हैं, और थप्पी किसकी बनी है, सिक्के की। उस एक सिक्के को बच्चों थैलेक्वाइड कहते हैं। एक थप्पी आपने जो बनाई है, एक थप्पी को आप ग्रेनम कहोगे, ऐसी बहुत सारी थप्पियां बना दी, उसे ग्रेना कहोगे, और जिससे वो थप्पी बनी है सिक्का, उसको थैलेक्वाइड कहोगे। अब ये ग्रेनम बच्चों आपस में जुड़े होते थे, से पीठिका पटलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, पीठिका पटलिका। अब भीतरी झिल्ली के अंदर ग्रेनम के अलावा जो जगह खाली बची है उसे बच्चों स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, तो बड़े मोटे तौर पे आपको हरित लवक को दो भागों में बांट देना है, एक ग्रेना, दूसरा स्ट्रोमा। ये वो जगह है जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण बच्चों पढ़ेंगे दो अवस्थाओं में चलता है। प्रकाश की प्रथम अवस्था के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रथम अवस्था के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, और ये ग्रेना में चलता है। क्योंकि ग्रेना में क्लोरोफिल होता है बच्चों, जो कि पिगमेंट है, वर्णक है। वर्णक अर्थात जो सूर्य प्रकाश का अवशोषण करते हैं, और उसी की सहायता से बच्चों सोलर एनर्जी को, सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो पहली अवस्था है, प्रकाश प्रक्रिया, वो यहां चलती है बच्चों, याद रखना। दूसरी अवस्था जो है अंधकार प्रक्रिया या जैव संश्लेषण अवस्था, वो चलती है खाली जगह पे, स्ट्रोमा में। प्रकाश प्रक्रिया कहाँ चलती है, ग्रेना में, और अंधकार प्रक्रिया चलती है स्ट्रोमा में। इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, ऑक्सीजन यहां बन जाता है बच्चों ग्रेना में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वह बनता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में इसके अलावा गोलाकार दो लड़ी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बच्चों, इसकी तरह सूत्र कणिका। तो अगर आप देखें तो इसकी काम क्या है, क्या कार्य है बच्चों, हरित कवक का काम है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाना और ऑक्सीजन मुक्त करना। जब किसी कोशिका में विकास के, इवोल्यूशन के दौरान बच्चों, किसी कोशिका में अचानक क्या आया होगा, हरित लवक आ गया होगा, और उसके बाद से जो सजीव थे, जो कि सबसे पहले परपोषी सजीव थे, उन्होंने इनमें से धीरे धीरे स्वपोषी बनना शुरू हो गए, और बाकी सजीव निर्भर होने शुरू हो गए, ऑक्सीजन बन गई। जो पहले रिड्यूसिंग वातावरण था, वो ऑक्सीडाइजिंग वातावरण बनना शुरू हो। इस तरह देख सकते हो बच्चों आप, ये ऐसे दिखता है, ये सिक्के की थैली जो थप्पियां वो आपको ऐसे दिखती है। पहले वाला डायग्राम वो आपकी बुक का था, दूसरा डायग्राम मैंने आपको समझने के लिए दिया है, समझना है इसको। ठीक, थप्पी को ग्रेनम कहना है, सिंगुलर है ग्रेनम, बहुत सारे बोलो तो ग्रेना बोल देना। और जो सिक्का है बच्चों उसको आपको थैलेक्वाइड कहना है, थैलेक्वाइड ही
थैलेक्वाइड में ही विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है राइबोसोम की रचना आकृति सहित समझाइए। राइबोसोम एक ऐसी अंगिका है बच्चों जिसके बाहर झिल्ली नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है उस अंगिका कोशिका की उस अंगिका का वर्णन कीजिए जो झिल्ली विहीन है, झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। कौन? राइबोसोम। सर्वप्रथम इसको देखा था जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सघन घनी कणिका में रचना थी, क्योंकि इसके बाहर तो क्या नहीं है बच्चों, आवरण तो है नहीं इसके बाहर। अब राइबोसोम बना होता है बच्चों किससे? राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए और प्रोटीन से बना है। ये आरएनए से बना है और प्रोटीन से बना है। ये हम पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये 70S प्रकार का होता है। फिर 80S में आपको पता है जो बड़ी इकाई है वो 60S होती है और छोटी इकाई 40S होती है। 10-10 कम कर देने का। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? 70S है, बड़ी इकाई 50S और छोटी इकाई 30S। सब जगह 10-10 का डिफरेंस। अभी S क्या है? ये S बच्चों श्वेडबर्ग यूनिट। क्या है ये? श्वेडबर्ग यूनिट है। ये अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। अवसादन बच्चों सिंपल सी चीज। अवसादन मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। पानी लीजिए, उसमें थोड़ा मिट्टी डालिए, उसको हिलाइए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। कुछ समय के बाद जो मिट्टी के जो हैवी कण थे, भारी कण थे, वो नीचे बैठ जाए। इस नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब सबसे पहले बच्चों कोर नीचे बैठेगा। जिसका वजन ज्यादा होगा, जिसका भार ज्यादा होगा, वो पहले नीचे बैठ जाएगा और जिसका वजन सबसे कम होगा सबसे ऊपर रहेगा। अर्थात जो हैवी चीज होगी वो नीचे, हल्की थोड़ा ऊपर और सबसे हल्की सबसे ऊपर होगी। तो नीचे बैठने की जो क्षमता इनकी है उसे अवसादन गुणांक कहते हैं। यहाँ पे जो S है वो श्वेडबर्ग इकाई है जो इसी अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। अर्थात आकार और घनत्व को छोटी इकाई के रूप में व्यक्त करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? श्वेडबर्ग इकाई कहते हैं। अब राइबोसोम चाहे 70S प्रकार का हो चाहे 80S प्रकार का हो, इसमें दो उप इकाइयां होती हैं। मैंने आपको बता दिया कि 80S में कौन कौन सी उप इकाइयां होगी। तो बड़ी इकाई बच्चों, मेरा यह अगर आप हाथ देखें, ये अंगूठा जो है इसको छोटी इकाई मानिए और ये जो ये मेरा भाग, पूरा भाग है हाथ का, इसको बड़ी इकाई मानिए। और मैं बात कर रहा हूं यूकैरियोटिक कोशिका की। बच्चों ये होगा 40S और ये होगा 60S। दोनों को जोड़ के मत बोलना सर, दोनों जोड़ के तो 100 हो गया। ये जोड़ना नहीं है बच्चों, ये सेडिमेंटेशन इकाई है, अलग अलग चीजें हैं। जोड़ के 100S नहीं बनाएंगे, जोड़ के ये 80S बनती है। छोटी इकाई 40S है, बड़ी इकाई 60S है। दोनों मिलके अगर दोनों मिल जाए, द्रव्यमान में कमी यानी जो घनत्व है 80S होता है। अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका को देख रहे हो, ये अंगूठा टोटल 70 है, 80 में से 10 घटाया 70। अब हर चीज में 10 घटानी है। पहले वाले में कितना था? ये 40 था, अब 50 हो जाएगा। ये वाला
40 था, ये 30 हो जाए, छोटी इकाई 30s, ये कितना 60, उसमें 10 घटा तो 50 हो जाए। तो ये प्रोकैरियोटिक में ये जो बड़ी इकाई है ये 50s होगी, छोटी इकाई 30s होगी। 50-30 को जोड़ के 80 नहीं करना है, ये दोनों मिलेंगे, जो अवसादन गुणांक होगा वो 70 हो जाएगा। ठीक है, यूकैरियोटिक में कितना, यूकैरियोटिक 30-50, सॉरी प्रोकैरियोटिक में 30-50, यूकैरियोटिक में 10 बढ़ा दो 40-60। ठीक है, 60-40, 60-40, इसमें यूकैरियोटिक ससीम केंद्रीय कोशिका, इसकी रचना है बच्चों। ये आपको बता दें, अगर ये यूकैरियोटिक है तो ये कितना होगा, 60 होगा और ये 40। ठीक है, और अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो 10-10 घटा देना, 50-30 दोनों मिला के 70, 60-40 दोनों मिला के 80। छोटा नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज 2 आपको अंगिकाएं बच्चों पढ़नी है। कौन कौन सी, हरित लवक और राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम का बच्चों कार्य क्या, राइबोसोम अगर आप देखें बच्चों, स्थान कहाँ कहाँ बताया था आपने राइबोसोम, क्वेश्चन राइबोसोम होता कहाँ कहाँ है, सबसे ज्यादा तो ये कोशिका द्रव्य में होगा, साइटोप्लाज्म। इसके अलावा बच्चों ये किसी अंगिका की सतह पे भी होता है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे लगा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स था उसमें भी होता है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक का जो स्ट्रोमा था उसमें भी होता है। तो स्थान आपको पता चल गया, केवल साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, और जगह भी। कार्य बच्चों, ये प्रोटीन संश्लेषण की छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं कोशिका को, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्रियां कहते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को बताना भूल गया आपको, हरित लवक को किचन हाउस कहते हैं, किचन ऑफ द हाउस। कोशिका का रसोई घर है, और कोशिका का ऊर्जा घर कौन, सूत्रकणिका। तो प्रोटीन संश्लेषण की जो फैक्ट्रियां है, कारखाने हैं, वो कौन है, ये हैं राइबोसोम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं सुसाइडल पे, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम, लयन का है। कोशिका का पावर हाउस सूत्रकणिका, कोशिका का किचन हरित लवक, कोशिका के प्रोटीन निर्माण के कारखाने राइबोसोम। ठीक है बच्चों, इसकी सतह पर प्रोटीन संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया होती है। हम पढ़ेंगे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया 12th में, उस समय आपको वापस याद रखना है बच्चों, ये याद रखना है, ये सारी चीजें यहाँ जो आप पढ़ रहे हो कहीं न कहीं किसी न किसी लेसन में यूज में आएगी। सोशल पढ़ोगे तो सूत्रकणिका आपको पढ़नी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए अभी से तैयार कर लो अच्छी तरह से। प्रकाश संश्लेषण पढ़ोगे हरित लवक पढ़ना पड़ेगा, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ोगे राइबोसोम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो।